Thank you. Right, another moment with us. Very, very happy, Mr. Asif Faruqi. Let's go straight across to him. We won't make him wait any longer. I needed to get that thing out of the way, especially with regard to Maharashtra and Ayodhya. Let's go straight across to Asif Faruqi sahab. Asif Faruqi sahab. गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग सर. अरे क्या है, चेहरे से मुस्कान ही नहीं जा रही सर. हाय हाय हाय, कमाल है सर, कमाल है. चेहरे से मुस्कान तो पिछले 6 महीने से आप हमको कर रहे हैं, जब से राहुल जी की यात्रा चल रही है. आप तो नहीं, असल में सर और रिजल्ट सामने है सर. सर इट इज वर्कड. जो भी कह लीजिए, राहुल गांधी जी की जो दोनों यात्राएं हुई हैं, उसका जबरदस्त इम्पैक्ट आया सामने है. बिल्कुल, यू कांट आर्ग्यू दैट. सर जहां पर ये कहा जा रहा था कि इटली की टिकट बुकड है, ये है वो है, ये बात जो मैं पता नहीं कब से सुन रहा हूँ, जब से राजीव जी हमको छोड़ के चले गए तब से सुन रहा हूँ मैं कि ये लोग इटली भाग जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे. अरे यार, मैं छोटी सी बात एक बार फिर सबके सामने दोहराता हूँ. सोनिया जी 17 साल तक इटली में रहीं, उसके बाद आज तक 50 साल से ज़्यादा, 55 साल से ज़्यादा वो यहाँ रही हैं हिंदुस्तान में. वो ज़्यादा हिंदुस्तानी हैं हम सबसे ज़्यादा, और ज़्यादा उन्होंने कुर्बानी दी है हिंदुस्तान के लिए. तो इसके अंदर तो कोई दो राय नहीं है. लेकिन आसिफ फारूकी साहब, ये तो मिराकुलस हो गया ऑलमोस्ट. मैं मानता हूँ आप लोग 270 का आंकड़ा पार नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी कांग्रेस 52 से लेकर के सीधा 100 सीट पर आ गई. जबरदस्त सर. कांग्रेस के अंदर इस वक्त क्या माहौल है, वो जरा बताएं सर. आसिफ फारूकी सर, हम लोगों को ये पूरा यकीन था कि हमारे मोहतरम प्राइम, और जिस तरीके से उन्होंने 400 पार और इस किस्म के नारे लगाए थे, हमारे नेताओं ने उसको बहुत ही अच्छे से टैकल किया. उनकी झूठ को समझा और एक्सपोज कर दिया सर. न सिर्फ 400 पार का, बल्कि उन्होंने जितने नारे दिए थे, जिस तरीके से वो पब्लिक को बेवकूफ़ बनाते आ रहे हैं पिछले 10 साल से. और मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको सुन रहा था, महंगाई और दूसरी मुश्किलों से ये पूरा देश जो है जूझ रहा है सर. लेकिन मैंने देखा कि अभी इससे पहले जो भाजपा के नेता थे, वो ये एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है कि महंगाई नहीं हुई है. तो ये बड़े अफसोस की बात है सर जी. और वो बोल रहे हैं कि वो गरीबों को राशन दे रहे हैं. कितना? 5 किलो राशन दे रहे हैं सर. ये बेवकूफ़ बना रहे हैं, ये मजाक कर रहे हैं उनकी गुर्बत का. हमारी पार्टी और हमारे नेता, और ख़ास तौर से राहुल जी, इस बारे में बहुत ही सीरियस है. गरीबों को लेके, उनकी गरीबी को लेके, देश के डेवलपमेंट के लेके, और देश की जो परेशानियां हैं दूसरी, उसको लेके. और मेरे ख्याल से पब्लिक ने इस बात को समझा और उसके लिए ये इतना बड़ा कदम उठाया गया, तो उसका साथ दिया. और सबसे बड़ी बात ये हुई है महाराष्ट्र की, अगर हम लोग बात करें, जहाँ पे इतने सालों के बाद, 14 वर्षों के बाद, करेक्ट, द कांग्रेस हैज इमर्ज्ड द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी अगेन, व्हिच इज फैंटास्टिक. तो सर कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो नेता आपको छोड़ के गए, कहीं ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने दबा के रखा हुआ था कांग्रेस को यहाँ पे? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है. हम जाने और आने वालों की फिक्र में नहीं है. हम लोग सिर्फ इस मुद्दे को लेके चल रहे हैं कि ये इनकी झूठ को एक्सपोज कर रहे हैं, ये मुस्तकिल तौर पे. और आज भी आपने अगर प्राइम मिनिस्टर की स्पीच देखी हो, तो आपको लगेगा कि ही हैज़ लॉस्ट द कॉन्फिडेंस. उनका कॉन्फिडेंस आज ख़त्म हो चुका है. एक जैसे एक नया इंसान जब पहली बार कुछ बनता है और उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता, वो ऐसी बातें कर रहे थे 2 टर्म के प्राइम मिनिस्टर होने के बाद. तो आज जब उनकी वीकनेस नज़र आई, तो ये समझ में आया कि इनका धीरे धीरे अगले 2-4 महीनों के अंदर सारा इनका झूठ का पुलंदा जो है लोगों का एक्सपोज हो जाएगा. आप देखते जाइए सर. तो NDA 1, NDA 2, NDA 3, मोदी जी कह रहे हैं कि देखो, लोगों का मैंडेट आज भी हमारे साथ ही है. NDA स्टैंड्स फॉर प्रोग्रेस, NDA स्टैंड्स फॉर अचीविंग द गोल्स फॉर द कंट्री, विकसित भारत के सपने. बोले कि भले कांग्रेस कुछ भी, कांग्रेस का आरोप है कि 60% ऑफ द पीपल हैव वोटेड अगेंस्ट प्राइम मिनिस्टर मोदी, एंड दैट इज ट्रू. बट मोदी जी का कहना है वी स्टैंड फॉर प्रोग्रेस. हमारा संविधान, हमारा मान, हमारा पहचान. और राहुल जी की तरफ वो भी संविधान और उससे बड़े संविधान हाथ में लेकर मोदी जी कह रहे, कसम खाए, हमारा संविधान, हमारा मान, हमारा पहचान. संविधान कोई खतरे में नहीं. आसिफ फारूकी साहब, जो आप लोग कह रहे हैं कि संविधान खतरे में, लोकतंत्र खतरे में, कहने के बावजूद मोदी 3.0
कल होगा? सर, मोदी जी क्या बोल रहे हैं ये एक्सपोज हो चुका है, लेकिन हम लोग रियलिटी पे बात करें, हम लोग सीरियस लोग हैं, आप लोग सीरियस लोग हैं। मैंने देखा है पिछले एक दहाई से कि जिस तरीके से आप लोग अपने चैनल को लेके चले हैं और जो अवेयरनेस आपने पब्लिक के बीच में डाली है वो झूठ पे नहीं, वो सच्चाई पे रखी है। तो हम लोगों को अगर कोई बात करनी है तो मोदी जी के झूठ से बात न करें, हम लोग सच्चाई पे बात करें। और सच्चाई ये थी कि मैंडेट इनको मिला नहीं, पब्लिक ने इनको पसंद नहीं किया है। अगर आप सच देखने जाएं तो पब्लिक ने इनको पसंद नहीं किया है। ये अलग बात है कि ये झूठ की अपनी बातों के ऊपर आज मोदी जी 3 हुकूमत बना लें, लेकिन जनता को बहुत अच्छे से मालूम है कि ये इसमें नुकसान है। ख़ास तौर से आप देखें कि जिस तरीके की फीलिंग आ रही थी कि वो नीतीश कुमार को पब्लिक अभी भी बोलने जा रही है, पब्लिक बोल रही है सर, यूपीए के लोग बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं वो तो छोड़ दीजिए, पब्लिक बोल रही है कि भाई आप उनका साथ छोड़ दीजिए और इधर आगे हुकूमत बनाइए। यानी पब्लिक इसमें खुश है और पब्लिक ये नहीं चाहती है कि ये बीजेपी की हुकूमत बने। तो ये रियलिटी है सर। लेकिन यहाँ पर आसिफ फारूकी साहब, ये जो नीतीश कुमार जी और नायडू साहब जी, ये जो बार बार बोल रहे हैं ना कि हम साथ में हैं, मोदी जी के साथ में हैं, मोदी जी के साथ में हैं। सर, पॉलिटिक्स में तो ज़्यादातर उल्टा होता है। जब आदमी बोलता कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं साथ में हूँ, साथ में हूँ, इसका मतलब कुछ गड़बड़ होने वाली है। वेरी फ्रैंकली ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि अगर आप साथ में हैं तो आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि आप साथ में हैं। 4 बार बोला उन्होंने मैं साथ में हूँ। बिल्कुल सही कहा सर कि जैसे कि मैं मुसलमान हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं मुसलमान हूँ। सब जानते हैं हम आप मुसलमान हैं, बोलने की जरूरत नहीं है। आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। मेरी तरफ इशारा कर रहे हैं, मेरी तरफ इशारा कर रहे हैं कि राजीव बजाज तो मुसलमान हूँ। मैं एक्सेप्ट करता हूँ। मैं बाइज्जत एक्सेप्ट करता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन ये बड़ा अजीब है, क्योंकि अगर आप साथ में हैं तो आप साथ में हैं, उसमें क्या है, इसमें बोलने की बात। देखिए साहब, अपने नीतीश कुमार जी ने 4 बार बोला, नायडू साहब ने 3 बार बोला अपनी स्पीच में आज। तो उसमें तो मुझे कुछ शक पड़ रहा है। आपको पड़ रहा है क्या? नहीं, मुझको पड़ ये रहा है कि वो लोग मोदी जी को बहुत अच्छे से जानते हैं, उस पार्टी को बहुत अच्छे से जानते हैं, जैसे हम आप जान रहे हैं कि ये झूठ बोलने वाले लोग हैं, उनके साथ वो झूठ बोल रहे हैं, तो उसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं लगना चाहिए जी। और उनको ये भी मालूम है कि ये कोई परेशानी वाली बात भी नहीं है कि तो आप भी झूठ बोल रहे हैं तो मैं भी झूठ। वो ऐसे रहता है ना कि मैं भी मजाक कर रहा हूँ तो बोले भाई मैं भी मजाक कर रहा हूँ, उसमें क्या है। तो कहने का मतलब ये हुआ सर, एक छोटी सी बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। Even though people will argue that the situation is not the same and the numbers are not the same, but still 1989 में राहुल गांधी जी को 197 सीट्स मिली थी, 197 राजीव जी को, राजीव गांधी जी को, राहुल गांधी जी नहीं, राजीव गांधी जी को, करेक्ट। he was the single largest party, कांग्रेस was the single largest party। प्रेसिडेंट साहब ने सबसे पहले कांग्रेस को इनवाइट किया था कि आप आइए, आप सरकार बनाइए। राजीव गांधी जी ने कहा कि मेरी सीटें बहुत कम हुई हैं, 400 के ऊपर हम लोग थे, अभी 197 पर आ गए हैं, मैंडेट इज अगेंस्ट अस, वी विल सिट इन द ऑपोजिशन। सर, यहां पर भी 303 से 240 पर आ गए, मतलब 63 सीटें नीचे हो गई। आपको लगता नहीं है कि एटलीस्ट मोदी जी को ऑफर तो करना चाहिए था इस्तीफा, कि भाई मैं इस्तीफा दे रहा हूं? हो सकता है उनके लोग जो है छाती पीट पीट के, रो पीट के बाकी सब कर लेते कि भाई नहीं, आपके बिना हम जी नहीं सकते वगैरह वगैरह वगैरह, लेकिन ऑफर तो करना चाहिए था। सर, ये जो आप बात कर रहे हैं मॉरलिटी की बात कर रहे हैं, और ये इन सब चीज़ों का इम्पोर्टेंस जो है बीजेपी और उनके लीडरों के साथ में नहीं है। ये हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं और कई बार ये झलक नजर आई है। तो और जिस तरीके से उन्होंने महाराष्ट्र में खेला किया था और पार्टियों को तोड़ा था, जिसका उनको पब्लिक ने बहुत अच्छे से जवाब भी दिया है। ये कांग्रेस पार्टी ने नहीं दिया सर, ये पब्लिक ने उनको जवाब दिया है कि महाराष्ट्र में जिस तरीके का उनको इस वक्त अंजाम मिला है कि एक पार्टी के लीडर तो बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं, आप खुद देख रहे हैं, क्योंकि तो कोई चीज़ बची भी नहीं है जी। तो इस तरीके का खेल अगर ये लोग करेंगे तो ज़्यादा दिन तक ये लोग सत्ता या ग्राउंड पे ये लोग कदम नहीं जमा के रह पाएंगे। तो ये मॉरल की बात तो ये पार्टी ना करे।
तो You know, प्रदीप Asif जी, Faruqi साहब, you know, you said, are we coming to an era of compromises? ये 5 साल क्या compromises? Because आपका कहना था कि 10 साल मोदी जी was a dictator, totalitarian, autocratic leader, जो कोई किसी की बात नहीं सुन रहा है। आज जनता दल यूनाइटेड ने पहले ही, अभी थोड़ा शांत हो, पहले बोले कि अग्निपथ पे हमारा विचार अलग है, जाति जनगणना जरूरी है, होना चाहिए, एंड दे टॉक अबाउट यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड चंद्रबाबू नायडू हैज अ लॉट ऑफ मुस्लिम वोट्स, जेडीयू हैज अ लॉट ऑफ मुस्लिम। तो क्या एरा ऑफ कॉम्प्रोमाइजेस आ गया? मोदी जी कॉम्प्रोमाइज करने पर मजबूर हो जाएंगे और जो हार्ड लाइन कोर इश्यूज वो उठा के आगे चल रहा हिंदुत्व का, वो डाइल्यूट हो जाएगा। हाउ डू यू सी इट, आसिफ फारूकी साहब? हाँ, नहीं, मजबूर के लोग आ रहे हैं और दूसरे तरीके के लोग आ रहे हैं, इनको उनके साथ में एडजस्ट करना पड़ेगा। इनकी जो गुंडागर्दी और दादागिरी और जो 1 पॉइंट प्रोग्राम 2 लोग जो गवर्नमेंट चलाते थे, उस किस्म की जो हुकूमत ये चला रहे थे, मेरे ख्याल से ये आप आइंदा इस गवर्नमेंट में चलाना इनके लिए न सिर्फ मुश्किल होगा बल्कि नामुमकिन होगा। और ये जो 2 लोग हैं हमारा नायडू साहब और नीतीश कुमार जी, ये दोनों बहुत ही सुलझे हुए लोग हैं। ऑल्दो ये इनके साथ में है, लेकिन ये बहुत सीजन लोग हैं और जहाँ से ये लोग आते हैं ये बहुत पब्लिक की नब्ज को पहचानते हैं। और मुझको नहीं लगता है कि ये अपनी पब्लिक को निराश होने देंगे, चाहे वो दलित का मामला हो, चाहे माइनॉरिटीज़ का मामला हो। ये उनके ऊपर हमको पूरा भरोसा है। बीजेपी भी तो नहीं है, लेकिन इन 2 लीडरों पे हमको पूरा भरोसा है कि ये उस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखेंगे कि पब्लिक ने इनको जो मैंडेट दिया है उसको किस तरीके से आगे लेके चलना है। आसिफ जी, सेकंड थिंग इज, दो मोदी जी हैज लॉस्ट द मेजॉरिटी हियर, कश्मीर में हमने दूसरा ही कुछ देखा रूपरेखा। आर्टिकल 370 ठीक है, वो अलग विवाद है। वी सॉ महबूबा मुफ्ती लूजिंग, वी सॉ ओमर अब्दुल्ला लूजिंग, एंड ओमर अब्दुल्ला लॉस्ट टू मिस्टर इंजीनियर हु वाज इन जेल। वो जेल में है, उनका लड़का उधर कैंपेनिंग करके उनको जिताया, जेल के अंदर से जीता, एंड ही डिफीटेड स्टॉलवर्ड लाइक Omar Abdullah. Mehbooba Mufti also lost. She lost in national conference. Now, are we seeing changes in Kashmir? आप इस चेंज को कैसे देखते हो? यहाँ पर भी दिग्गज नेता who talked about Kashmir, who fought for the values of Kashmir, आज वो लोग हार गए। Are we seeing difference? क्या ये आर्टिकल 370 का प्रभाव कैसे देखते हो आप इसको? नहीं, मैं सर ये सब नहीं बोलूंगा, लेकिन मुझको एक चीज मालूम है कि महबूबा मुफ्ती जो है उसका बैकग्राउंड में जनता को ये ज़रूर लग रहा था कि इसके पीछे बीजेपी और इस किस्म की ताकतें हैं और इन लोगों ने पास में इन लोगों के साथ में अलायंस किया हुआ था। तो जिसकी वजह से मेरे ख्याल से वहाँ की पब्लिक को एक नेगेटिविटी थी जिसका उन्होंने इस इलेक्शन में इजहार किया है। पब्लिक को सिर्फ इस वक्त जो है कांग्रेस और उस थॉट के प्रोसेस के लोगों को के ऊपर भरोसा है। और राहुल जी जैसी शख्सियत, मैं सिर्फ राहुल जी को नहीं कहूँगा, लेकिन राहुल जी जैसी शख्सियत जो बहुत ही क्लीन और ओपन बातें करते हैं, जिस पे पब्लिक को भरोसा होता है, उस किस्म के लोगों के ऊपर मेरे ख्याल से पब्लिक भरोसा कर रही है और उन्हीं को वोट देके आगे बढ़ाएगी। लेकिन यहाँ पर आसिफ फारूकी साहब, जो प्रदीप जी ने अभी बात करी, राशिद इंजीनियर साहब जो हैं वो अभी जेल में जी, और उनके ऊपर वो UAPA लगा हुआ है और ये भी कहा जा रहा है एंटी नेशनल एक्टिविटीज वगैरह वगैरह उसमें इन्वॉल्व है। तो सर ये तो मोदी ने लगाया है सर। जी जी जी, मैं वही बात कर रहा हूँ। हाँ। तो राशिद इंजीनियर साहब के व्यूज जो हैं वो टोटली डाइवर्जेंट हैं बाकी सब लोगों से, लिहाजा वो पुराने किस्म के हैं। पहले भी वो चुनाव लड़ चुके थे एज एन इंडिपेंडेंट, 2 जीते, फिर उसके बाद बाकी हार गए। उनका उमर अब्दुल्ला को हराना और इतने मार्जिन से हराना और ऐसी जीत करना, मतलब आर्टिकल 370 जो विड्रॉ हुआ उसका कोई खास इफेक्ट ग्राउंड पर नहीं पड़ा है। इसका मतलब ये हुआ जो राशिद इंजीनियर को लोगों ने वोट दिया है, मैं तो उसको ये सोचता हूँ कि राशिद इंजीनियर साहब को मैं जानता हूँ, वो टोटली एक्सट्रीम व्यू के हैं और उनको वोट पड़ना मतलब बहुत बड़ी बात है सर। ये तो जो पूरी आर्ग्यूमेंट बनाई जा रही थी कि आर्टिकल 370 के बाद अब कश्मीर के लोग बिल्कुल हमारे साथ हो गए, सब कुछ हो गए, उस पर सवालिया निशान लगता है, मुझको ऐसा लगता है सर। बिल्कुल लगता है सर, और ये आपको बहुत क्लियर नजर भी आ रहा है जी। मतलब और दूसरी चीज कि तीनों सीटों में एक भी बीजेपी का कैंडिडेट नहीं है। करेक्ट। कश्मीर वैली में और लद्दाख में भी नहीं है, खैर वो तो खैर छोड़ दीजिए। एक नॉट वन बीजेपी कैंडिडेट सर पूरे कश्मीर में, ये क्या है?
नहीं सर, जैसे हम लोगों ने पहले भी, इससे पहले बहुत बार डिस्कशन हुआ कि हिंदुस्तान की पब्लिक जो है हमारे नेबरिंग स्टेट के जो दूसरी कंट्रीज़ की जो पब्लिक है उससे बहुत ही डिफरेंट है और बहुत समझदार है। नेता से ज़्यादा मुझको लगता है कि हिंदुस्तान की जो जनता है, चाहे वो हिंदू ही क्यों ना हो या मुसलमान, उनको अपना देश बहुत प्यारा है और उन्होंने जो मैंडेट दिया है उससे आप बहुत ओपन तरीके से देख सकते हैं कि उनको अपना देश बहुत प्यारा है। उन्होंने हिंदू मुसलमान नहीं किया, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ देश को देखते हुए ऐसा मैंडेट दिया है कि कोई इस देश को नुकसान पहुंचाने की पोजीशन में ना आए। बहरहाल उन्होंने 2 बार मोदी जी और बीजेपी गवर्नमेंट को मैंडेट दिया और उनके ऊपर भरोसा भी किया, ऐसा हम नहीं कहेंगे कि नहीं किया, लेकिन जिस किस्म का खेल उन्होंने 2 बार किया, मुझको लगता है कि गवर्नमेंट पब्लिक को वो चीज़ पसंद नहीं आई कि ये देश को नुकसान पहुंचाने के बाद वो उसको बर्दाश्त कर सके। पब्लिक को बहुत अच्छे से समझ में आया और जो तीसरी बार मैंडेट मिला है, आप अगर उसका पूरी ऑपरेशन करें तो आपको ये समझ में आएगा कि वो किस किस्म की हुकूमत चाहते हैं। वो दादागिरी और डिक्टेटरशिप वाली पॉलिटिक्स को नापसंद करते हैं। उन्होंने बाकायदा तौर पे उसको रिजेक्ट किया है, जबकि इसी ज़माने में राम मंदिर की स्थापना हुई, 370 गया और मोदी गवर्नमेंट ने आइंदा भी आने वाले दिनों में बहुत से मंदिरों के बारे में कि हम उसको बनाएंगे और मस्जिद को मंदिर में बनाएंगे और उसको डेवलप करेंगे और आगे हिंदुओं को बढ़ावा देंगे, लेकिन हमारे हिंदू भाइयों ने इन सब चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं किया। ऐसा इस इलेक्शन के रिजल्ट के बाद आपको बहुत ओपन तरीके से जाहिर और उसका सबसे बड़ा उदाहरण अयोध्या खुद है। अयोध्या खुद है सर, अयोध्या खुद है। मतलब बड़ी अजीबोगरीब बात हो गई है। तो जी प्रदीप, they couldn't replicate the same success in Bihar। आसिफ फारूकी साहब, आप यूपी को बहुत गहराई से आपने देखे, आप हमको पहले से ही कह रहे थे कि ये लोग, हम चुनाव नहीं लड़ रहे, लोग लड़ रहे हैं, लोग बाहर निकाल, एंड दैट प्रूव्ड राइट where यूपी वाज कंसर्न। यूपी में यू वाज सक्सेसफुल। अखिलेश यादव जी का पीडीए फॉर्मूला, राहुल गांधी जी का गरीब कल्याण योजनाएं एक हिट था, सेम वही पर भी था, बट वहां तेजस्वी यादव थे राहुल जी के साथ, वहां पर फेल हो गए। वहां पर जो आपको स्वीप होना था वो नहीं हुआ। आसिफ जी, नहीं, यूपी में तो बहुत ही अच्छा सर, यूपी ने तो पूरे देश की लाज रखी हुई है। अगर आप उसके मैंडेट्स को देखें तो यूपी ने जिस तरीके की मिसाल पेश की है, मुझको लगता है कि ये बहुत ही इंकरेजिंग है इस देश के डेवलपमेंट के लिए और वहाँ के लोगों को मुबारकबाद देना चाहिए कि न सिर्फ उन्होंने यूपी को बचाया बल्कि पूरे देश को एक मिसाल कायम करके दी कि किस तरीके से मैंडेट देना चाहिए ताकि डेवलपमेंट का काम हो सके। और जबकि वहाँ पे अयोध्या के अंदर मंदिर बना और उसके बावजूद उन्होंने ऐसा मैंडेट दिया है कि वो सिर्फ और सिर्फ ये इशारा कर रहा है कि हमको डेवलपमेंट पसंद है और जनता की बहबूद के लिए मतलब गवर्नमेंट काम कर मतलब मंगलसूत्र और 2 भैंसों की एक भैंस उधर चली जाएगी, वो सर ये झूठ और ये जुमलेबाजी करके हुकूमत, मेरे ख्याल से मुझे लग रहा है मोदी जी का बहुत नुकसान हुआ उससे, ये सब नहीं बोलना चाहिए था। बिल्कुल, अगर वो ना बोलते तो शायद परफॉर्मेंस अच्छी होती। जी, और मुझको सर आज की स्पीच सुनने के बाद ये लगा कि अगर मोदी जी ने अपने आप को थोड़ा कंट्रोल नहीं किया तो जो चीज़ वो राहुल गांधी जी के बारे में पिछले 10 साल उन्होंने बढ़ाई थी और जिसको राहुल जी ने अपनी यात्रा के बाद ऑटोमेटिक वो चीज़ उनके ऊपर से उतर गई, वो मोदी जी को चिपक जाएगी और लोग उनके पीछे जो है वैसी बातें करना शुरू कर देंगे जो कि एक हैसियत प्राइम मिनिस्टर मुझको भी पसंद नहीं आएगी कि हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर को कोई खराब बात बोले। सर आसिफ फारूकी साहब, एमबीए का फॉर्मूला अनबीटेबल फॉर्मूला था, आज भी अनबीटेबल फॉर्मूला है। आपने आज सिद्ध कर दिया। कहां 41 से आपने किसी को उतार दिया 17 और 31 पे खुद आ गए। बात यह है कि ये दिस इज अनडिवाइडेड। अनडिवाइडेड तो उतना खतरनाक था जैसे पुणे हार गए थे, और दूसरा डिवाइडेड एमवीए, यानी शरद पवार जी को तोड़ दिया, उद्धव ठाकरे जी को तोड़ दिया। अनडिवाइडेड एमवीए इज इवन स्ट्रॉन्गर। दे हैव नॉट लॉस्ट द चार्म। ये अनबीटेबल फॉर्मूला है। और विधानसभा में जो अक्टूबर में शायद होगा अनाउंस,
उसमें भी लग रहा है कि क्लीन स्वीप होने वाला है। क्लीन स्वीप, कोई भी कैंडिडेट खड़े रहे एमवीए के, वो बिना हिचकिचाहट जीतने वाला है। दैट इज क्लियर कट मैसेज रिटन ऑन द वॉल। दैट्स व्हाई दे, तो हाउ डू यू सी दैट? आपका स्ट्रेटेजी क्या होगा? फडणवीस जी भले गए हैं इस्तीफा देने के लिए और अलग अलग प्रकार का चल रहा है, बट यू गॉट अ विनिंग फॉर्मूला। आसिफ फारूकी साहब, यू कैन आल्सो विन फ्रॉम बांद्रा इजीली। जो ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले से हम लोग 200 सीट महाराष्ट्र में लेके आ रहे हैं अगले असेंबली के इलेक्शन में सर। और इस चीज से ये लोग बहुत घबराए हुए हैं और फडणवीस जी इसीलिए अपने आप को बचाने के लिए अभी से वो माहौल तैयार कर रहे हैं सर। जो फॉर्मूला इस वक्त सर, आपने प्रदीप जी ने जो आपकी तरफ सवाल किया, इशारा किया, उसका जवाब नहीं दिया। आप भी जीतेंगे आराम से बांद्रा से। आप बांद्रा से जीतेंगे सर, आज खड़े हो जाइए बस। कोशिश कीजिए। हम लोग इंडिविजुअल पॉलिटिक्स कभी नहीं करते और मैं तो खास तौर से इंडिविजुअल नहीं करूंगा, लेकिन जब महाराष्ट्र की बात आएगी तो जो फॉर्मूला इस वक्त हम लोग का चल रहा है, हम लोग 200 सीट लेके आ रहे हैं और उसके लिए फडणवीस जी और बीजेपी वाले बहुत ही परेशान है सर। और आपने यहाँ पे भी देखा कि जिस तरीके से वर्षा गायकवाड़ ने यहाँ पे पोलिंग की और जीती है, मेरे ख्याल से ये भी बहुत हिस्टोरिकल रहा है, क्योंकि प्रिया दत्त इससे पहले 2 इलेक्शन हार चुकी है जी। और उससे हम बड़ा डिस्करेजमेंट हो गया था। हमारे वर्कर्स का मॉरल भी काफ़ी डाउन था। और चंद महीने पहले आपने देखा, 6-8 महीने, साल भर पहले, जिस तरीके से न सिर्फ इन्होंने पार्टियां तोड़ी हैं सर, इन्होंने पीस के रख दिया। उनके सिंबल तक ले लिए, नाम भी ले लिया। हाँ, उनका नाम तक चेंज करना पड़ गया। अरे बाप भी ले लिया सर, जैसे उद्धव ठाकरे जी कहते हैं, बाप भी चोरी कर लिया। और तो और बाप भी चोरी कर लिया सर, बहुत सही कहा आपने। तो ये है। हाँ, और आज मोदी जी ने कहा कि हमारी 2 माएँ हैं, 2 माएँ की इज्जत करिए। तो मुझको लगता है कि ये चीज नहीं होना चाहिए। मगर फारूकी साहब, जो आपने बात कही सर, गौर फरमाने लायक है। जी सर। सर, तो नीतीश कुमार जी और नायडू साहब को इसका इल्म नहीं होगा कि अगले दिन उनकी पार्टी के साथ भी ये हो सकता है जो यहाँ पर हुआ? इसीलिए आप देखिए कि उन्होंने स्पीकर के लिए डिमांड किया है कि स्पीकर हमारी पार्टी का होना चाहिए, ऐसा मैंने सुना है जी। सबने सुना है सर। हाँ, तो आपने भी सुना है। तो सर, वो लोग सीजन पॉलिटिशियन है और मेरे ख्याल से वो मोदी जी को उन्हीं की लैंग्वेज में अच्छा जवाब देने की हैसियत रखते हैं और ये पोजीशन वो बताएंगे। प्रदीप जी। फारूकी साहब, आप महाराष्ट्र में जो दिग्गज नेताओं को गिरा दिया है, उनके लिस्ट पढ़ते ही सबके हालत, पंकजा मुंडे, मुनगंटीवार, राव साहेब दानवे, भारती पवार, नवनीत राणा, कपिल पाटिल, इनमें 2-3 तो सेंट्रल कैबिनेट मिनिस्टर थे, एक यहाँ के स्टेट कैबिनेट मिनिस्टर है। तो ये आपने दिखा दिया कि एमवीए के फॉर्मूला, तो इसमें क्लियर कट मालूम पड़ रहा है कि बीजेपी को पहले अंदाज था कि ये होने वाला है, तभी शरद पवार जी को तोड़ दिए और उद्धव ठाकरे जी को तोड़ दिए ताकि एटलीस्ट 17 सीट उनको मिले। नहीं तो जो हिसाब से कर रहे थे अनडिवाइडेड एमवीए, 48 का 48 स्वीप हो जाता, वन साइडेड अफेयर हो जाता। आसिफ फारूकी साहब, डोंट यू थिंक सो? मैं जो दिग्गज नेता जो इस वक्त गिरे हैं, आप अगर उनका बैकग्राउंड देखें, ये डिक्टेटरशिप वाले लोग हैं जो अजीब किस्म से पिछले दिनों हरकत करने लगे थे। उनकी स्पीच और उनकी बातें जिस तरीके से वो कर रहे थे, मेरे ख्याल से पब्लिक ने उसको नोटिस लिया है। इसमें पार्टी और किसी लीडर की मुखालिफत से ज़्यादा पब्लिक ने उनको वो सबक सिखाया है कि वो सुधर जाए, डिक्टेटरशिप से यहाँ पे नेता नहीं बनाए जाएंगे, ये मैंडेट दिया है। दूसरा, एक और बात मैं आपसे कहूँगा सर, कि आप पूरे हिंदुस्तान का अगर डेटा निकालें और देखें तो 100 से ज़्यादा सीटें हैं जो 1000 वोटों के अंदर में जीती गई हैं। तो वो बीजेपी को ये बहुत ही ध्यान देना पड़ेगा और हम लोग उसके ऊपर बहुत ही ध्यान से देख रहे हैं कि ये मशीन के अंदर जिस तरीके से इन्होंने 1000 के अंदर वो किया है, मेरे ख्याल से आइंदा जो है इस किस्म की हरकत वो नहीं कर पाएंगे। पब्लिक इसको भी मार्क कर रही है और हम लोग इसको हाईलाइट भी करेंगे। 100 से ज़्यादा सीटें हैं जो 1000 के अंदर ये जीते हैं सर जी। और उसके बारे में पहले भी आया था, खबर आई थी उसके बारे में भी जी, कि अगर जो मार्जिन ऑफ विक्ट्री अगर एक लेवल के नीचे है तो मैनिपुलेशन हो सकता है। ऐसे ही अब देखिए साहब, इसकी पुष्टि तो कोई करता नहीं है, लेकिन ऐसा रूमर फैला गया था
और आईटी एक्सपर्ट्स जो हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स जो हैं, वो कहते हैं कि अगर मशीन प्रोग्राम हो सकती है तो इसका मतलब मैनिपुलेट भी हो सकती है। करेक्ट। ऐसा कहा और गया। उन्होंने जिस तरीके से गिनती की है, मैं उनको इल्ज़ाम ये नहीं दूंगा कि गलत गिनती की है, लेकिन मैनिपुलेशन कैसे किया सर? जैसे पोस्टल बैलेट था, हमारे बगल में ही जो नॉर्थ वेस्ट की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, 48 वोट से उन्होंने उसको जिताया। पहले तो 500 वोट से गिरदीकर को जिताया, फिर उसको 48 से, फिर एक वोट से जिताया, फिर 1 वोट से जिताया, फिर 48। लेकिन फिर सामने उसको सर्टिफिकेट दे के भगा दिया। अब ये कोर्ट की तैयारी करे, तो इस किस्म के मैनिपुलेशंस जो है न सिर्फ यहाँ पे हुए हैं, बल्कि यूपी में तो इसकी पूरी एक लिस्ट, लंबी लिस्ट है सर, कि इनके वर्कर्स को रात में बंद कर दिया गया, 24 घंटे तक उनको छोड़ा नहीं गया, तो इनके पास कोई वर्कर नहीं रहे। दूसरी तरफ दादागिरी करके उन्होंने सर्टिफिकेट वगैरह, इस किस्म की बहुत सी हमको न्यूज़ आ रही हैं जिसके सर यहाँ पर जो समाजवादी पार्टी के चीफ स्पोक्स पर्सन जो हैं वो थे हमारे साथ। अच्छा। 2 दिन पहले, और उन्होंने ये कहा कि 10,000 वर्कर हैं, 10,000 वर्कर हैं समाजवादी पार्टी के दिग्गज वर्कर, जिनको जेल में डाल दिया गया है, लॉकअप में डाल दिया गया सर उनको। तो इस किस्म की अभी भी वो जो डिक्टेटरशिप और तानाशाही जो है इस हुकूमत ने की है, तो ये मैंडेट मिला है। वरना ये लोग, आप ये समझ लीजिए कि पब्लिक ने इनको रिजेक्ट कर दिया टोटल तौर पे। जी। राहुल गांधी जी ने पहले दिन, यानी चालू भी नहीं है सेशन, उन्होंने आरोप लगाना शुरू कर दिया, जेपीसी इंक्वायरी डिमांड किया है। नहीं सर, शेयर मार्केट स्कैम। सर आरोप मत बोलिए सर, आरोप मत बोलिए, ये बहुत ही फैक्चुअल बात है। जिस तरीके से मार्केट स्कैम किया है, जिस तरीके से पूरे बिजनेस को मैनिपुलेट किया है सर, एक दिन पहले ऐसा हाईलाइट किया, 30 लाख करोड़ जो है उसके ऊपर उसको उठा दिया, फिर उसके बाद ही गरीब जनता जो है अपने जेब से पूरा पैसा जो है उसका लूट लिया। ये इल्ज़ाम नहीं सर, ये हकीकत है सर, इसको इल्ज़ाम मत बोलिए। ये तो हाईलाइट कर रहे हैं, ये तो राहुल गांधी का सब्जेक्ट भी नहीं था, लेकिन राहुल गांधी सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये पॉलिटिक्स नहीं है सर, ये बिजनेस है। और इससे पहले मोदी जी बोल चुके हैं कि मैं गुजरात का आदमी हूँ, मैं पहले पैसा समझता हूँ। तो मेरे ख्याल से ये हम लोगों को नंगा भूखा, इससे पहले भी मैं बोल चुका हूँ कि ये पब्लिक को गरीब करके छोड़ेंगे। और उन्होंने एक दिन पहले ये भी दोनों लीडरों ने आके उसकी एडवर्टीजमेंट की कि देख लीजिए, उसको ऊपर उठाया, पब्लिक उसके पीछे गई, और लाखों लाख करोड़ जो है वो अपना गंवा के आज घर में बैठे हुए हैं सर। तो यहाँ पर आपसे मैं चाहूंगा एक छोटा सा कमेंट। वैसे कमेंट देने की आप वैसे आवश्यकता भी नहीं है, लेकिन फिर भी कमेंट देना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सर। ये क्या है कि अभी क्योंकि इवेंट हो गया है, कांग्रेस की 100 सीटें आ गई हैं, लेकिन जैसा अभी आपने कहा इतनी ज़्यादा सीटें जहाँ पे 1000 से कम का डिफरेंस है, लिहाजा हो सकता है कि शायद अनफेयरनेस हुई हो। मैं आपसे जानना चाहता हूँ सर, ये जो एग्जिट पोल्स आई उसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है सर? सर सारा मैनिपुलेटेड था, आज से नहीं था, वो महीनों पहले से चल रहा था। और ये न सिर्फ नेता जानते थे, मेरे ख्याल से ये पूरी पब्लिक भी जानती थी कि ये मैनिपुलेटेड है जी। जो जरा भी पॉलिटिक्स का शऊर रखते थे वो पूरा जानते थे। लेकिन ये जो गरीब जो बिजनेसमैन थे, जो थोड़ा बहुत अपना लगा के कमाते थे, उनको इन्होंने बेवकूफ़ बना दिया सर अब की बार। लेकिन इतने बड़े बड़े चैनल, मेरा ये कहना है, इतने बड़े बड़े मीडिया हाउसेस सर, एक मीडिया हाउस तो जो वो है, वो तो 1850 के करीब उसकी जो है शुरुआत हुई है, 150 साल से ज़्यादा है वो भी इसमें इन्वॉल्व है। मतलब ये नहीं, तो ये सब अंडर प्रेशर है ना सर। ये जिस तरीके से दादागिरी के साथ हुकूमत हो रही थी, जो कि अब थर्ड उसमें बहुत मुश्किल है सर। और आप अब चेंज देखेंगे, हर फील्ड में देखेंगे, ना सिर्फ मीडिया में बल्कि हर फील्ड में आप देखेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन वाले भी मेरे ख्याल से उकता गए थे, उनके अंदर भी आप चेंजेस देखेंगे। आपने गवर्नमेंट के अंदर भी देखा होगा, कोर्ट्स के अंदर आप देखेंगे, जजेस के जो स्टेटमेंट्स पर आने लगे थे वो भी परेशान थे कि हम किस तरीके से इन चीज़ों को सही करें। और मेरे ख्याल से ये सारा बहुत ही धीरे धीरे ये बादल छटेगा और ये क्लियरिटी आएगी और अच्छा हिंदुस्तान हमारे सामने। उसके बावजूद आसिफ फारूकी साहब, आपने कहा लोकतंत्र खतरे में, जुडिशरी इज बीइंग इंटिमिडेटेड, राइट विंग एक्टिविज्म एकदम बढ़ गया है, ऑपोजिशन लीडर्स आर बीइंग टारगेटेड एंड माइनॉरिटीज आर बीइंग टारगेटेड। तो ये सब होने के बावजूद फिर मोदी 3.0, तो बीजेपी का जैसे कहना है, आम बीजेपी के कहना है कि कुछ भी करो,
आएगा तो मोदी ही। तो इन स्पाइट ऑफ दैट मोदी जी वापस आ गए। हाउ डू यू सी, आई मीन द फ्यूचर, द 5 years कैसे देखते हो आप? मुझको लगता है कि थोड़ा और वक्त मिल गया होता। आप अगर वोट के पैटर्न्स देखें, जो महीने भर पहले जिन लोगों ने वोटिंग की है वो पैटर्न और जो महीने के बाद लास्ट में हुई है, तो वो सीटें बीजेपी और उसके अलाइज ज़्यादा हारे हैं। तो मुझको लगता है आगे आने वाले दिनों में इनका ग्राफ नीचे गिरता चला जा रहा है और ये साल 1.5 साल के अंदर ये हुकूमत गिर जाएगी सर। ये मैं आपको आज की तारीख में बोल के जा रहा हूँ। बशर्ते कि अभी बन जाती है, कुछ मालूम नहीं है सर। हाँ, मतलब वो तो सर, वो उसके लिए तो हम लोग कुछ नहीं बोल पाएंगे, मैं इतना बड़ा पॉलिटिशियन नहीं हूँ। लेकिन मुझको एक चीज़ बहुत अच्छी दिख रही है कि जनता जो है बहुत ही कायदे से हर चीज़ को समझने लगी है। लीडरों से ज़्यादा जनता इनको गलत समझ रही है। जो 400 पार इन्होंने किया था, एक नारा इनका बड़ा अच्छा था, बड़ा ज़ोरदार था, लेकिन इनके झूठ को बड़ा एक्सपोज करके और इनके झूठे को समझने में बड़ी आसानी हुई जनता को, जो इन्होंने 400 पार बोलना शुरू किया था। अब ये 200 पे भी बोल रहे हैं कि आए तो हम ही। शर्म आना चाहिए सर इस लेवल पे आके इस तरीके से बात करने के लिए कि भैया मेरे पास 413 के 419 सीटें थी, अभी मेरे पास 197 आई हैं मैंडेट में। बल्कि उसकी ये भी जिम्मेदारी होती है कि वो किस तरीके से अपने बच्चों का और देश के छोटों का और नौजवानों की अपब्रिंगिंग और उनका डेवलपमेंट कैसे करता है। क्योंकि बच्चे देखते हैं प्राइम मिनिस्टर और इस किस्म की पोजीशंस को कि इनका क्या तरीका है, किस तरीके से ये डेवलप करते हैं, किस तरीके से चलाते हैं। अगर वो झूठ बोलते हैं तो उस वक्त की पब्लिक जो है वो चीज़ को गलत अंदाज में लेती है। लेकिन काश राजीव गांधी जी ने हम सब लोगों की बात सुनी होती। मुझे अभी तक याद है प्रेसिडेंट के साथ जब उनकी मीटिंग थी, अगले दिन उसके पहले हम उनके साथ थे, रात के 2 बजे तक हम सब लोगों ने बहुत प्रयत्न किए उनको बताने के लिए कि सर आपको ही सरकार बनानी चाहिए, आप कोalition गवर्नमेंट बनाइए, आप जो हैं सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हैं, अगर वो बना लेते तो आज राजीव जी जिंदा होते। मुझको पूर्ण विश्वास है इस बात का, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लेकिन फिलहाल आसिफ फारूकी साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और एक बार फिर आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर 52 से 52 से 100, जबरदस्त सर, फैंटास्टिक। और आपने जो मेहनत किया वर्षा गायकवाड़ के लिए हम सब देखे, बहुत जबरदस्त मेहनत किया जी, और वो रंग लाई शिवान but the most important point that Asif Faruqi साहब made was Congress had lost that seat twice। 2 सीटें, दो बार कांग्रेस वो हारी है सीट, और अभी आप लोगों ने बड़ी मार्जिन से हारी है सर, बहुत बड़े मार्जिन से। और इस बार आपके जोश कुछ अलग ही थे, यू फाइटिंग टू विन। हमने ग्राउंड पे पब्लिक का जो जोश देखा तो सिर्फ इनकैश कराने की जरूरत थी सर। क्या बात है सर, बल्कि हम तो उतना इनकैश नहीं करा सके, ऐसा हुआ, ऐसा कहेंगे। राइट, थैंक यू सो मच सर आसिफ फारूकी साहब, बहुत थैंक यू वेरी मच। अभी तक मिठाई नहीं आई वैसे? थैंक यू, हम तो मिलने वाले हैं सर खाने के लिए। बिल्कुल जरूर, थैंक यू सर, नमस्कार, जय हिंद। And really, the Congress has done a wonderful job. Let's be very clear, because we never expected that the Congress would bounce back so well. Frankly, we all thought that maybe they would get about 60 seats or 70 seats. मतलब ये कैलकुलेशन थी कि 70 सीट करीब आ जाएगी। 100 सीटें आना यार, जबरदस्त। And at the moment with us to talk